नमस्कार दोस्तों, आर के ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो है बीपीएससी टीआरई 2.0 का अर्थशास्त्र 11-12 का क्वेश्चन। मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को जितना हो सकेगा इसमें जो हो सकेगा मैं पॉसिबल होगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और आगे के वीडियो में मैं चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊँगा सिलेबस में। जो सिलेबस दिया हुआ है उसके वाइज मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो 41 नंबर का क्वेश्चन है। जो देखिएगा आप 41 नंबर में क्या पूछा है कि आप लोगों को इस सूची में मिलान करना है। तो मार्शल है, रॉबिन्सन है, एडम स्मिथ है, जेके मेहता है और सैमुअल्सन है। तो यहाँ पे मार्शल का क्या होगा दोस्तों? तो मार्शल का जो होगा वो क्या होने वाला है? तो मार्शल का होने वाला है अर्थशास्त्र। ओके, और रॉबिन्स का क्या होने वाला है? तो रॉबिन्स का होने वाला है, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि रॉबिन्स ने सीमितता अर्थशास्त्र की बात की थी। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन, उसकी रचना की थी। और सैमुअल्सन का क्या कहना था? तो सैमुअल्सन का कहना था, जो उन्होंने अर्थशास्त्र में विकास संबंधी परिभाषा दिया यानी ग्रोथ इकोनॉमिस्ट, तो उनका ये था। तो आप लोगों के बीच कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही लगेगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, अगला वीडियो है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। मूल्य में कमी होने के बावजूद यानी मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच क्या होगी? ठीक है, तो मूल्य में परिवर्तन, देखिए ये हुआ आपका डायग्राम। मूल्य में परिवर्तन होने से इधर प्राइस रहता है, इधर क्वांटिटी रहता है। ठीक है, तो अगर मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, क्वांटिटी मेरा फिक्स है, तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए अगर आप लोग को समझना चाहते हैं तो देखिए क्वांटिटी इधर हम लोग एक्स एक्सिस में लिए हैं और वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस को लिए हैं। तो क्वांटिटी अगर बोल रहा है कि मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन, देखिए मूल्य मान लेते हैं यहाँ पे पी था। ठीक है, ये पी है और हम लोग इतना क्यू डिमांड कर रहे थे। मूल्य घट के हो गया फिर P1, तब भी हम लोग इतना ही मांग कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो इलास्टिसिटी जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो 42 नंबर हो गया। अब 43 नंबर में चलते हैं। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, ये किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। ये देखिए एक कोटेशन है, आप लोगों को जानना होगा ये सब। इसमें मतलब कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, कौन अर्थशास्त्री ने क्या कहा है अर्थशास्त्र के विषय में उसके बारे में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, रॉबिन्सन महाराज बोले थे। ठीक है, अर्थशास्त्र कभी मतलब अर्थशास्त्र कभी प्रकाश दर्शक है तो कभी फलदायक विज्ञान है, पीगू ने कहा था। तो कोसा ने इसी प्रकार से बताया था कि अर्थशास्त्र जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर, इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट में चलते हैं कि कीमत लोच की गणना हेतु सही सूत्र। तो कीमत लोच हमें क्या बताता है? कीमत लोच बताता है कि प्राइस में परिवर्तन होने के कारण, मतलब डेल्टा पी में परिवर्तन होने के कारण डेल क्यू में कितना, मतलब कहने का मतलब है कि प्राइस में चेंज होने से हमारा क्वांटिटी कितना बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, वही बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और पहले का प्राइस बटे पहले का क्वांटिटी। तो राइट आंसर कौन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? देखिए डेल पी बाय डेल, मतलब डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू, जिसमें होगा उसमें आप लोग टिक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? 44 में देखिए, 44 का आंसर हमको लग रहा है कि प्राइस में परिवर्तन क्वांटिटी पी बाय क्यू, ए ऑप्शन सही लग रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर। 45 नंबर क्या कहता है? 45 नंबर कहना है कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर को अधिशेष संतुष्टि की आर्थिक माप कहते हैं। इसको उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। ठीक है, यह परिभाषा देखिए, ये परिभाषा हमारा कंज्यूमर सरप्लस का है, जिसको किसने दिया था? कंज्यूमर सरप्लस। अगर कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो सबसे पहले ड्यूपिट ने 1800, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको अगर बात करें कंज्यूमर सरप्लस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात की तो मार्शल ने दिया था। तो मार्शल का कहना था कि उपभोक्ता जितना देना चाहता है एवं वास्तव में जितना देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। दैट मीन्स कहने का मतलब है, ये देखिए ये है डिमांड लाइन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इतना है। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। देखिए ठीक से आप लोग समझिए, सिर्फ चित्र में नहीं जाइए कि कैसा है। ठीक है, सिर्फ आप लोग समझिए, ये है प्राइस। अब अगर उपभोक्ता मान लेते हैं कि इतना के बराबर देना चाह रहा था, ये जो लाइन है यहाँ देना चाह रहा था, लेकिन वास्तव में उपभोक्ता जो हमारा ओ है ओपी ही देता है, लेकिन देना कितना चाह रहा था? अगर मान लेते हैं कि ये आर बिंदु है तो उपभोक्ता ओ आर के बराबर देना चाहता था, लेकिन वास्तव में ओपी
ही दे पाए, मतलब एपी ही उसको देना पड़ा, तो कितना हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। तो ये जो लाइन, ये जो हुआ, ये कंज्यूमर सरप्लस हुआ, यही चीज़ को बताता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, मार्शल। इसे एक कोटेशन है इसलिए मैं थोड़ा सा समझा दिया हूँ। ठीक है, तो ये राइट आंसर मेरा ए के साथ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है। नेक्स्ट में देखिए कि उपभोक्ता न केवल आर्थिक क्रियाओं का आरंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम, तो आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या होगा, आप लोग समझिए। आर्थिक क्रिया का सही क्रम होगा, सबसे पहले हम लोग को सामने क्या आता है, कठिनाई का बात करें, सबसे पहले हम लोग को क्या होता है, हम किसी चीज़ की नीड होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होता है तो फिर हम लोग उपभोग करते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये कुछ मतलब टर्मोलॉजी में पूछ दिया है, मतलब कहने का मतलब है ये कॉमन सेंस है कि हम लोग अगर कोई भी चीज़ को मतलब करते हैं तो किस मोटिवेशन के साथ करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास नीड आती है, मतलब हम लोग को आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता को क्या करते हैं हम लोग, जब हमारे पास आवश्यकता आती है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कि कोई काम करना पड़ेगा, तो आर्थिक क्रिया हुआ। आर्थिक क्रिया करेंगे तो अगर मान लेते हैं कि हमको चावल खाना है, ठीक है, तो चावल खाने के लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चावल उगाएंगे। कहने का एक मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस में चावल उगाएंगे, चावल उगाएंगे मतलब आर्थिक क्रिया करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, तो क्या होगा, चावल उगेगा, चावल उगेगा, फिर उसका क्या करेंगे हम लोग, उपभोग करेंगे। तो राइट आंसर ये जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता बचत की जो धारणा है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की धारणा पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि यूटिलिटी जो होता है वो जैसे कि क्या कहता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कि जब किसी वस्तु की एक उत्तरोत्तर इकाई का हम लोग उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन सब कोटेशन है, कोटेशन जो है इसमें आप लोग ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि कोटेशन का अगर बात किया जाए तो इसको रटना होता है। ठीक है, उत्पत्ति की अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगेगी। देखिए ये जो मेरा है उत्पत्ति ह्रास नियम की बात की जा रही है। ठीक है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी अर्थशास्त्री नहीं है जिसने इस चीज़ का व्याख्या किया। अगर इसमें जाएंगे तो मार्शल आएंगे और ज़्यादातर रिकार्डो हमको देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका पहला अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत थोड़ा भाग होता है, तथा दूसरा सभी विक्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। यह परिभाषा देखिए, ये परफेक्ट कंपटीशन का परिभाषा है। ठीक है, जिसको किसी अर्थशास्त्री ने एक लंबा चौड़ा भाषण के साथ दिया हुआ है। ठीक है, ये कोटेशन है। ठीक है, तो ये कोटेशन किनके अनुसार कहा गया है, तो ये कोटेशन जो है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार कहा गया है। ओके, तो राइट आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ समझाने वाली वहाँ समझा देंगे हम। मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादक। देखिए मांग की आड़ी लोच का जो सिद्धांत है यहाँ पे किन के साथ हम जाएंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे मूरे के अनुसार। ठीक है, जो लिखा हुआ प्रोफेसर मूर, और अगर ये नहीं रहता तो हम लोग किसके साथ जाते, रॉबर्ट ट्रिफिन अगर दिया रहता तो रॉबर्ट ट्रिफिन के साथ जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच इलास्टिसिटी ईडी इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब बोल रहा है कि सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच ईडी बराबर 1 होगा। देखिए सीधी मांग रेखा हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये है सीधी मांग रेखा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम निकालेंगे बिंदु विधिष्ट तो यहाँ इन्फानाइट होगा, ई डी इक्वल्स टू इन्फानाइट, फिर यहाँ होगा ई ग्रेटर देन 1, यहाँ ई इक्वल टू 1 और ई लेस देन 1। ठीक है, यहाँ ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ से इन्फानाइट टू 0 करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब क्या पूछ रहा है, सीधी मांग रेखा पर मांग की लोच कहाँ पे होगी, 0, मतलब 1 के बराबर कहाँ होगी, ई डी इक्वल्स टू 0 नहीं, 1 के बराबर कहाँ होगी, तो जो मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है, तो जहाँ पे मध्य बिंदु होगा वहाँ इलास्टिसिटी 1 होगा, उसके ऊपर ग्रेटर देन 1, उसके नीचे लेस देन 1। ठीक है, या अगर एक्सिस पे पहुँच जाएंगे नीचे तो वहाँ नीचे हो जाएगा 0 और ऊपर में पहुँचेंगे तो इन्फानाइट, मतलब इन्फानाइट टू 0 में चलता है। ठीक है, इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी आंसर में देखिए, सी में देखिए, सी क्या कह रहा है ना, सी जब बिंदु मांग वक्र के मध्य में हो, वही बताएं अभी। 52 में देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बोल के कुछ बताया है। उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते थे,
उपभोग को उत्पादन के मुकाबले अधिक महत्व देते थे, उपभोग एवं उत्पादन दोनों को राष्ट्र की भलाई में महत्व देते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 52 का आंसर क्या होगा? तो 52 का आंसर होगा कि उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते थे। आप लोग सेज लॉ पढ़े होंगे ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, वहीं का बात है। तो कहने का मतलब वो लोग उपभोग से ज़्यादा उत्पादन को महत्व देते थे। उत्पादन करो, सारा चीज़ अपने आप बिक जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 52 नंबर। 52 नंबर में आप लोग देखिएगा, 52 हो गया ना, 53 नंबर। 53 में है साम्य की स्थिति में एकाधिकार में होता है। साम्य की स्थिति कहाँ होता है? एम आर बराबर जहाँ एम सी होता है उसको बोलते हैं साम्य की स्थिति, या एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। कहने का मतलब है ये है, ये है, ये है, ये सॉरी दोस्तों, ये परफेक्ट कंपटीशन का हम बना दिए। ठीक है, अगर हम बात किया जाए एकाधिकार में, तो ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया ए आर और ये मेरा हो गया एम आर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि साम्य की स्थिति कहाँ होगी। तो साम्य की स्थिति जहाँ होगी, अगर बात करे जाए तो साम्य की स्थिति कहाँ होगी? जहाँ P ग्रेटर देन एम सी बराबर एम आर। देखिए, कहने का मतलब है कि एम आर बराबर एम सी इसका कंडीशन है, लेकिन जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा किससे? एम सी से और एम आर से। मतलब कहने का मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है, इसलिए काहे कि वो लोग मैक्सिमम लाभ कमाने की कोशिश करता है। यही चीज़ अगर आप लोग को, यही चीज़ यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन लिखा होता तो P बराबर क्या होता? AC के बराबर होता। ठीक है, कहने का मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन में सब बराबर हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो राइट आंसर 53 का C होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर C के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए 54। कीमत विभेद की अवस्था में एक अधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी। कीमत विभेद की अवस्था में एक अधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि कीमत विभेद क्या होता है। कीमत विभेद होता है कि जब एक अधिकारी एक ही वस्तु का अलग अलग उपभोक्ता से अलग 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 कीमत वसूल करता है। देखिए यहाँ पे कीमत विभेदीकरण का जो थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी बात की गई है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि हम लोग बाजार को दो भागों में बांटते हैं, बाजार ए और बाजार बी। अब कहने का मतलब है कि बाजार को दो भागों में बांटते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोच किसमें कितना है। जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी वहाँ कीमत कम होगा, जिस बाजार में मांग की लोच कम होगी वहाँ कीमत अधिक होगा। तो बाजार में बांटते हैं तो क्या पूछा? मांग की लोच अधिक होगी वहाँ कीमत कम होगा। कहाँ है? उसमें अपनी कीमत क्या रखेगा? नीचे रखेगा। मतलब बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट, विभेदाकारी एकाधिकारी के साम्य के लिए आवश्यक है। मतलब विभेदा, वही जो अभी हम बताएं वही चीज़ का अगला क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, कि विभेदाकारी मतलब कहने का मतलब है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में जो इक्विलिब्रियम के लिए क्या आवश्यक होगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यक जरूर होगा। कहने का मतलब है कि दोनों का मार्जिनल कॉस्ट सेम रहता है, एमआर भी सेम रहता है, एमसी भी सेम रहता है, लेकिन क्या होता है? लोच के कारण उन लोगों को प्राइस कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि MR1 बराबर MR2 बराबर MC होगा। ओके, नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है एकाधिकार में? तो एकाधिकार में अभी हम बताए हैं। देखिए आप लोग को दो चीज़ बताते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सब चीज़ होता है, P बराबर AR बराबर MR सब होता है, लेकिन यही चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ एक होता है मोनोपोली में, एक यहाँ होता है। मतलब ज़्यादा हो गया मेरा, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए अच्छा, इसे बताते हैं आप लोग को। ये है, ये है, ये है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि सॉरी, कहने का ये मेरा मतलब है कि ये जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एम आर होता है और यहाँ पे ए आर होता है। तो मतलब ए आर जो होता है ना वो दो गुना होता है एम आर का, हाफ होता है एम आर ए आर का। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि ए आर बराबर एम आर होता है कि ए आर ज़्यादा होता है एम आर से। तो ऑटोमेटिक है कि आप लोग समझ रहे हैं कि ए आर हमेशा ज़्यादा होता है एम आर से, तो ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्में क्या करती है? कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक होती है। कीमत स्वीकारक और निर्धारक दोनों होते हैं। क्या होगा एकदम राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो कीमत स्वीकारक होती हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग फर्म जो होता है ना वो इंडस्ट्री के कीमत को स्वीकार करता है। जैसे देखिए ये मांग और पूर्ति के द्वारा इसका होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे करके ले जाएंगे क्योंकि कीमत स्वीकारक होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इसको प्राइस मिल गया उसी प्राइस में ये
पूरा मार्केट को मतलब वस्तुएं बेचेगा। यहाँ पे निर्धारण होगा जो ये इंडस्ट्री, ये है फर्म। ओके, तो यही स्वीकारक होता है, मतलब इंडस्ट्री जो कीमत देती है वो फर्म बेचता है, तो कीमत स्वीकारक कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है भिन्न भिन्न क्रेताओं में विभिन्न कीमतों में बेचने को क्या देखें, अभी हम बहुत बताए हैं कि एक ही, मतलब कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि साबुन का कीमत 10 रुपया है। अगर आप लोग, जैसे आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, वो लेने गए और हम लेने गए, आपसे लिए 10 रुपया और मेरे से लिए 12 रुपया, तो कहने का मतलब है कि एक ही साबुन का अलग अलग दाम ले लिए, तो उसी को बोलते हैं कीमत विभेदीकरण। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अच्छा, कीमत विभेद कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? ठीक है, कोटेशन पूछ दिया कि ये परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी। ओके, राइट आंसर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, हरासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। हरासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। देखिए आज इसमें मेरा 80 क्वेश्चन है, मैं 80 क्वेश्चन आज नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना इस तरह का नहीं है फैसिलिटी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब नेक्स्ट में कभी लेके आऊँगा इसको मैं पूरा करूँगा इस सेशन को, जो मतलब जो मेरे पास 80 क्वेश्चन का प्रीवियस जो क्वेश्चन है TRE 2.0 का अर्थशास्त्र का, मैं पूरा क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन अलग अलग वीडियोज में कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब करके पूरा 80 क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो 59 नंबर मतलब आज का मेरा 19वां क्वेश्चन है कि हरासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है केवल उद्योग में, केवल भूमि में, एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया में, या क्या? तो देखिए 59 का आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग ध्यान से दीजिएगा। BPSC बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसलिए आप लोग एक से अधिक में कभी मत जाइएगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ऑटोमेटिक लिख दिया कि एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया में, यहाँ पे केवल लिख दिया, इसलिए ऑप्शन होगा सी। क्योंकि प्रत्येक चीज जो कोई भी एक्टिविटीज जो करेंगे हम, प्रोडक्शन वगैरह का कुछ भी, लास्टली हमको डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होगा तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता मतलब एकाधिकारात्मक होने, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में होता है। फर्म उद्योग पर निर्भर करती है, उद्योग द्वारा निश्चित कीमत प्रत्येक फर्म को दी हुई होती है, फर्म तथा उद्योग भिन्न भिन्न होते हैं, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 नंबर में क्या होगा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म उद्योग पर निर्भर नहीं करती, उद्योग द्वारा निश्चित कीमत पर फर्म, देखिए इसमें कोई ऑप्शन सूटेबल नहीं कर रहा है, इसलिए कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आज मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताया, अगला सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि इससे ज़्यादा, मतलब 3 वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, अगर हो सके तो 2 वीडियो में भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा जरूर। मैं अच्छे से, हम बहुत अच्छे से सामने से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी मेरे पास उस तरह का बेहतर नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं लिख के बता पा रहा हूँ। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा जब हमारे पास हो जाएगा तो मैं चैप्टर वाइज मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग अभी फिलहाल इसको देखिए, समझिए कि पैटर्न क्या है, BPSC का कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बस मेरा यही मकसद था, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको वॉच करके देखिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद फिर और सारा सेट जो होंगे आप लोग के पास उसको बनाइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। धन्यवाद।